चुनाव जीतने के लिए जरूरी है चेहरा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टियां जीत के लिए वही चेहरे मैदान में उतारेंगी जो जनता की पसंद हो। लेकिन पार्टी के सामने अपनों को मनाए रखने की चुनौती भी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का रण जीतने के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी चयन को लेकर कसरत शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति ने कवायद शुरू की, लेकिन पार्टी की प्रत्याशी चयन को लेकर मुश्किल तब बढ़ गई जब समिति के आधे से ज्यादा सदस्यों ने अपने ही नाम आगे कर दिए। गौर हो कि लिस्ट में नेताओं के बेटा बेटियों के नाम भी सामने आए, जिसके बाद विपक्ष ने वंशवाद जैसे आरोप भी लगाए। पर आरोपों से इतर भाजपा का कहना है कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है, पर आखिरी फैसला अब दिल्ली से होगा, यानी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा नाम पर अंतिम मुहर। कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, और इसी दृष्टि से मैंने भी अपनी बात नेतृत्व के सामने, संगठन और सत्ता के सारे अपने मुखियाओं के सामने रखी है, और जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा उनका निर्णय हमें शिरोधार्य है। मेरी पार्टी जो आदेश देंगी उसका मैं पालन करूंगा। दावा करना लोकतंत्र में सबका हक और अधिकार है। जो राजनीति में काम करता है वो दावा कर सकता है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कोई कार्यकर्ता जब टिकट मांगता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो विरोध कर रहा है, दरअसल वो अपने लिए टिकट मांग रहा होता। जहां फैसला लेने के लिए अंतिम निर्णय दिल्ली पर छोड़ा जा रहा है, वहीं 19 सदस्यीय समिति के 14 सदस्य खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और ऐसे में कुछ नामों को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। डालते हैं नजर। बीजेपी कार्यालय में सांसद रोडमल नागर के विरोध में लगे नारे। राजगढ़ से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के विरोध के बाद चर्चा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की पत्नी सरोज और गौरव सिरोठिया का नाम। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम और गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक ने ठोकी दावेदारी। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक को लेकर विरोध आया सामने। नंद कुमार सिंह चौहान की सीट खंडवा से अर्चना चिटनिस मांग रही टिकट। सीधी सांसद रीति पाठक के खिलाफ दिख रही एंटी इनकम्बेंसी। पूर्व सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह का विदिशा से हो रहा विरोध। अगर शिवराज सिंह जी के अलावा विदिशा से कोई भी चुनाव लड़ेगा, इवन साधना सिंह जी भी लड़ेंगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, अगर साधना सिंह जीत सकते हैं तो फिर हम लोग भी जीत सकते हैं, कोई भी कार्यकर्ता जीत सकता है। और उसमें पर परिवारवाद का एक बड़ा ठप्पा लगता है, तो शिवराज सिंह जी भी नहीं चाहेंगे कि साधना सिंह जी चुनाव लड़ें। और अगर वो भी चुनाव चूंकि लड़ना चाहती है तो विदिशा के अलावा जो सीट जीती हुई सीट है, उसके अलावा जो बहुत टफ सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़ना, वहाँ से जीत सकती हैं। साधना सिंह जी के लिए तो पूरा प्रदेश है। एक तरफ जहां बीजेपी में नामों पर माथापच्ची जारी है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसकी जीत की तैयारी पूरी है। मध्य प्रदेश में जो बड़ा बदलाव आया है, विधानसभा में हमने मुक्की खिलाई बीजेपी को, और अब लोकसभा की बारी है। लोकसभा में भी हम भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खिलाएंगे। मध्य प्रदेश में हर सीट पर बहुत सारे दावेदार हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी और कमलनाथ जी निर्णय लेंगे किस सीट पे कौन लड़े। गौर हो कि एक तरफ कांग्रेस प्रदेश की 25 से ज्यादा सीटों पर जीत का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अभी पैनल तय कर विचार करती दिख रही है। साथ ही संघ द्वारा दी गई नसीहत भी सामने है कि अगर प्रदेश में 2 दर्जन सीटें जीतनी हैं, तो वर्तमान 16 सांसदों के टिकट पर कैंची चलाना होगी। खैर, देखना होगा कि अब अचानक सामने आए दावेदारों और कद्दावर नेताओं के बीच कैसे हाईकमान प्रत्याशी चयन कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चेहरा मोहरा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने ही बन रहे हैं चुनौती?
क्या आला कमान का फैसला मान जाएंगे दिग्गज? क्या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लेगी फैसला? प्रत्याशियों के नाम देरी से आने पर क्या पार्टियों को होगा नुकसान? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां चेहरों की तलाश कर रही हैं जो मोहरे बने और युद्ध के मैदान में उतरकर सामने वाले को मात दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं, जो पूर्व जो सांसद हैं, पिछले चुनावों में जिन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी, संघ के एक सर्वे में 16 सांसदों की जो सीट है वो खतरे में है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वक्त बदलाव के बाद कांग्रेस की जो सरकार बनी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और प्रत्याशी चयन में पूरे प्रदेश ने देखा कि पहली बार कांग्रेस ने बड़े व्यवस्थित तरीके से प्रत्याशी चयन किया, टिकट वितरण किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र, चेहरे और अनुशासन के दावे करती है, उसमें इन बातों को लेकर अनुशासन तार तार होता नजर आया। कमोबेश वैसी ही स्थिति लोकसभा चुनावों के लिए है। तो चेहरे मोहरे बन के कहीं खुद की पार्टी को मात न दे दें, बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के सामने। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग हमारे साथ हैं कांग्रेस से। धैर्यवर्धन शर्मा जी, मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, धैर्य टूट रहा है, चाल चरित्र, चेहरा और जो देव दुर्लभ जो कार्यकर्ता है वो अब समझ गया है कि वो कार्यकर्ता ही बने रहेगा, क्योंकि नेता, फिर नेता का बेटा, फिर उनकी बेटी, फिर उनके रिश्तेदार, ये कांग्रेस में भी होता है। लेकिन कांग्रेस में स्वीकार्यता होती है। कांग्रेस में कभी कमलनाथ जी के बेटे के नाम की घोषणा नहीं हुई, कहीं कोई विवाद नहीं है। एक शिवराज जी की पत्नी की बात आई तो देखिए उनके रिश्तेदारी कैसे चीख रहे हैं। तो अगर स्वीकारता है तो चलता है, लेकिन जब विरोध सामने आए और मुखर विरोध सामने आए, धैर्य टूटने लगे, तो फिर कैसे चेहरे चुनेंगे? बहुत टफ है आपके लिए इस बार। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है। एक एक लोकसभा सीट पर हमारे पास बड़े 2-2, 4-4, 6-6 योद्धा मैदान में हैं। सबकी मंशा होती कि टिकट उन्हें मिले, और टिकट पाने के लिए वो क्यों कसर बाकी रखेंगे, तो अपनी ताकत को बहुत जोर शोर के साथ उठा भी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन योग्य लोगों में से योग्यतम व्यक्ति का चयन करेगी जो आज की परिस्थिति में जिता उम्मीदवार होगा, सीट को जीतेंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 26 सीटें हैं, तो सुनिश्चित तौर पर हम अपना प्रदर्शन न केवल दोहराना चाहेंगे, बाकी प्रयास होगा कि उससे बेहतर हो। तो उसके लिए अच्छे लोगों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। बाकी सब लोग इस बैतरणी में अपनी नौका पार करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम मतदाता बात कर रहे हैं, उनसे एक अवधारणा निकल कर के आ रही है कि किसी भी कोरे कागज की एक नाव बना दीजिए और उस पर मोदी शब्द लिख करके तैरा दें तो चुनावी बैतरणी को पार कर जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी को लेकर के देश भर में अनुकूल वातावरण है। तो कौन सांसद नहीं बनना चाहेगा? भारतीय जनता पार्टी। तो इसी चक्कर में आप भी दावेदारी कर रहे हैं कि न चिट पे लिख के तैरा देंगे। ये देखिए, शिवपुरी में आपका भी नाम नहीं, भावनात्मक ये देखिए, चुनाव भावनात्मक तो ठीक है, अभी तक तो आप भावनात्मक ही जीत कर आए बातों पर, अब तथ्यात्मक भी होगा थोड़ा देश में। मेरी उम्मीदवारी का जहां तक सवाल है, मैंने आज ही आदरणीय सतीश उपाध्याय जी से भी, मतलब भगवान श्री राम के बराबर समकक्ष खड़ा कर दिया कि उनके नाम के पत्थर तैर जाते थे। चुनावी बैतरणी शब्द किया। हाँ, नहीं चुनावी उनके सागर में तैर रहे थे, आपकी चुनावी बैतरणी में तैर रहे। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको ये मालूम है कि जब स्वयं भगवान राम ने राम लिखकर पत्थर डाला तो वो डूब गया था। उस कहानी से अगर मैं रिलेट करूं तो ये क्या है, ये श्रद्धा है देश की, ये देश की भावनाएं थी, सो तैर गए आप उस लहर में, जो भी निकल गए। इस बार वैसा भावनाओं का ज्वार नहीं है, और होता तो विधानसभा में ऐसा क्यों हुआ? दोनों परिस्थितियां भिन्न हैं। विधानसभा में अलग मुद्दे हैं, लोकसभा में अलग मुद्दे हैं। विधानसभा में विधायक का जो चुनाव होता है, विधायक का चुनाव लड़ रहा व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मतदाता के सामने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में
प्रधानमंत्री ज्यादा बड़ा फिगर है। लोग, मैंने बताया ना कि आप माने या ना माने, चुनाव का परिणाम मेरी बात को सिद्ध कर देगा। सारा देश ये जानता है कि आज के हालातों में देश का नेतृत्व यदि मोदी जी के हाथों में, तो ज्यादा बेहतर हाथों में है बनस्पत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की। और यही कारण है कि ज्यादा लोग इच्छुक हैं कि हम भी इस अनुकूल वातावरण में सांसद बन जाएं। ठीक, मैं समझ लेता हूं, जरा भूपेंद्र जी समझ लेता हूं। भूपेंद्र जी, बदलाव का वक्त जो विधानसभा में एक करवट बदली राजनीतिक माहौल ने, लोकसभा में अब आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है क्योंकि पूरे देश की बात है। और मध्य प्रदेश में चूंकि आपकी सरकार है तो मध्य प्रदेश से एक बेहतर माहौल के साथ एक बेहतर परिणाम आपकी पार्टी को मिले। सरकार ने जो 3 महीने काम किया है, 78 दिन काम किया है सरकार ने, 76वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 83 वादे पूरे होने की बात कही। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में इस बार आपको कैसा प्रतिसाद मिलने वाला है? देखिए, प्रदेश में तो वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो डींग मार नेता हैं वो अभी भी डींगे मारना नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब जो है सैकड़ों एक सीट से लोग चक्कर लगा रहे हैं। अब चक्कर लगा रहे हैं तो 12 बजे तो इनकी बैठक चालू हुई, 1 बजे के पहले बैठक खत्म हो गई 29 सीटों पर। अगर आप 1 घंटा ही पूरा मान लें तो 2 मिनट में इनकी 1 सीट का जो है फैसला हो गया। अब 2 मिनट में 1 सीट का फैसला हो गया और अगर 100 उम्मीदवार इनके चक्कर लगा रहे होते तो 1 ही सीट का फैसला नहीं हो पाता। लेकिन डींग मारने में क्या जाता है, ये जो है विश्व का सबसे बड़े काम से छोटा काम ये कभी करते ही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा भोजन कराएंगे, विश्व के सबसे बड़ा तमाशा करेंगे, विश्व का, और हर चीज़ सबसे पहले ये करते हैं। तो ये डींगे भी सबसे पहले मारते हैं। ये आज की बैठक का लब बुलवावे, आप चाहें तो इनकी टाइमिंग्स बुलवा लें। 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रवेश किया था बैठक में, 1 बजे बाहर आ गए, बैठक खत्म हो गई। 29 सीटें हैं, 2-2 मिनट भी नहीं मिला 1 सीट के लिए, और सैकड़ों लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो कौन से सैकड़ों लोग चक्कर लगा रहे हैं? और हालत क्या है कि संतान समग्र चल रहा है, वहाँ पुराण लिखे जा रहे हैं संतानों के। ये वो लोग हैं जो 50 साल से गीत गा रहे थे वंशवाद के। ऐसे ढोंगी और आपको देखें पाखंड की ऐसी राजनीति दुनिया में कहीं मिलेगी? 50 साल जिसको सिद्धांत बनाकर बंदरिया की तरह ही से लगाए घूम रहे थे, ये आज जो है उसकी कैसी वकालत कर रहे हैं? नहीं, वो कार्य करता है तो वो तो उसके लिए तो राहुल गांधी क्या नॉन पॉलिटिकल वर्क करेंगे? वो क्या पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है? वो राहुल गांधी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, इनकी मौसम बेसैन है राजनीतिक कार्यकर्ता। लक्ष्मी नारायण यादव का लड़का है राजनीतिक कार्यकर्ता, गोपाल भार्गव का लड़का है राजनीतिक कार्यकर्ता। ऐसी टूटन फूटन मची है कि अभी नरोत्तम से लेके जो अपने तोमर जी से लेके सब भागे भागे फिर रहे हैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ लें। दमे तो लड़ लें ग्वालियर से। जितने इनके नेता हैं सब जो है ठिया छोड़ के भाग रहे हैं। झा साहब अभी देखे गए खजुराहो में। तो भैया तुम जो है इतने महान विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल पे तुमने पूरी दुनिया फतेह कर ली, चांद पर हुआ है और मंगल ग्रह पे तुम ऑटो रिक्शे के भाव में पहुंच गए थे। तो तुम जो इतना घबरा क्यों रहे भैया? मध्य प्रभात जी तो गए होंगे थोड़ा खजुराहो से, उनका विशेष प्रेम है। क्या विधानसभा में गए थे तो हेलीकॉप्टर पहुंचा था तो कोई आया नहीं था, तो अब गए होंगे कि भाई इस टाइम पे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कोई आदमी अपनी सीट से नहीं लड़ना चाहता है। आपने खुद ही दिखाया अभी कि किस तरह से जो है अब तो भाभी जी का भी विरोध हो रहा है। जिन्हें भाभी माँ कहते थे लोग, अब उनका भी विरोध करने वाले रिश्तेदारों में ही खड़े हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक परिस्थिति क्या है ये स्पष्ट है। और ये जितना ये डींगे मार रहे हैं, इनकी डींगे भर सुनते जाइए आप। ये शेख चिल्ली के सपने हैं और ये 26 सीटें हारने वाले। मैं समझ लेता हूँ। पहले पौराणिक साहब से एक गुप्ता साहब ने कहा कि 100 लोग चक्कर लगा रहे हैं। ये पता नहीं इन्फॉर्मेशन इन्हें कहाँ से प्राप्त हुई है। इस डिबेट में मैंने ये बोला कि 4-6 लोग इच्छुक हैं। हाँ 4-6 मान लेते हैं, 6 से 30 को कर देते हैं, 6-18 करीब 150 लोग। 2-4-6 लोग इच्छुक होते हैं इतने बड़े। अरे हम 3 मान ले, 8 विधानसभा 30-90 करीब 30-90। तो देखो सर 3 मिनट दिए हैं, 3 मिनट दिए हैं। 3 मिनट पर्याप्त होता है डिबेट में। मैं भी 3 मिनट ही देता हूं। जिन लोगों को 3 मिनट में आप डिबेट में अपना मानस क्लियर कर देते हैं, उन्हें टिकट क्लियर कर दिए होंगे 3 मिनट में। जरा मैं संदीप सर से जानकारी है, संदीप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। इसका मतलब है कि टिकट पहले से तय है,
सामान्य कार्यकर्ता को उल्लू ऐसा भी बनाया हो जा सकता रहा है। ऐसा भी हो उल्लू बना रहे हो सकता आप। है, भी जबरन उसको यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हो, घर ऐसा भी बैठने हो- दो उसको, ऐसा भी आप हो अपनी टिकटें घोषित कर दो। ऐसा भी हो सकता है। गुप्ता जी जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ उसमें एक पक्ष ये भी कि शिवराज जी मैं के जरा- बाद भी मैं- वो बैठक चली, चली। बाकी के लोग वहाँ कई बैठे तो विचार वहाँ विमर्श करते तो हैं। जो वहाँ 20-25 लोग आए थे वो उसमें से कुछ लोग तो 4-5 बजे तक वहाँ बैठे रहे। चलिए, और बाइट ही उन्होंने शाम को ली उनमें से कुछ लोगों से। हमने संदीप जी से बात कर लेते हैं। संदीप जी, एक जो राजनीतिक अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता था, टिकट कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आज से 5 साल पहले के परिदृश्य में जाएं तो बहुत बड़ा मसला हुआ नहीं करता था। सर्वे होते थे, रायशुमारी होती थी और जिसको जो मिल गया टिकट, ऐसा काम होने लगता। अब एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हुई और बहुत ज़्यादा बड़ी हाय तौबा है, अगर उनको टिकट दिया तो हम खड़े हो जाएंगे। अब एक चैलेंजिंग मोड में आ गए हैं कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर टिकट वितरण और प्रत्याशी चयन विधानसभा जैसा ही रहा तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है? देखिए नवीन भाई, के बड़ा एक मसला है चुनाव। एक बड़ा कार्यकर्ता जो होता है या क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, वो कोशिश करता है कि उसे किसी भी तरह से, किसी जुगाड़ से, किसी भी रास्ते से टिकट मिल जाए। ठीक है। मौका ये है, अभी विधानसभा चुनाव निपटे हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है। बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो सत्ता से बाहर हुआ है, वो सत्ता में हिस्सेदारी चाह रहा है कहीं ना कहीं। वो कोशिश ये कर रहा है कि जुगाड़ तोगाड़ से टिकट मिल जाए, वो अपना प्रदर्शन कर ले तरीके से। दूसरी तरफ नेताओं की जो बात आ रही है कि नेताओं के पुत्रों को, बीबियों को और तमाम लोगों को टिकट की बात आ रही है, विरोध भी हो रहा है। सवाल ये है कि अगर आप ये देखें, जितने भी नेता हैं जिनके परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं, वो 60 के आसपास के हैं जी। आज राजनीति को दोनों दल सेवा कह सकते हैं, लेकिन राजनीति सेवा नहीं रहा, ये हम और आप जानते हैं। ठीक बात। ये एक इन्वेस्टमेंट है राजनीति में। सारे नेता ये चाहते हैं कि हम 60 से ऊपर जाएं। हम एक कारोबारी पे ध्यान दें तो एक कारोबारी ये कोशिश करता है कि हमारा बुढ़ापा आए, इससे पहले हम अपनी बेटे को व्यवस्थित बेटे को सौंप दें। ठीक। ये राजनेताओं की कोशिश है। इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं कि ये अनुशासन तार हो रहा है या दीगर चीजें हो रही हैं। जितने भी नेता कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को टिकट दिलाने की, वो 60 के ऊपर के हैं। हम कांग्रेस में भी देखें, कांग्रेस भी अपने बेटों को जो टिकट दिलाती है, उनके भी पिता 60 से ऊपर के होते हैं। ये एक स्थापित करने की मुहिम है। वास्तविकता अगर पर्दे के पीछे आप जाके देखें तो इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक है नेताओं का, कि हम अपने बेटे को, अपने परिवार के सदस्य को अपनी मौजूदगी में स्थापित कर दें। और उसके चलते क्या हो रहा कि जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है और वो प्रदर्शन करने उतर आता है। अब अनुशासन तार होगा, 2500 साल से दी जा रही कहानियां वो टूटेंगी, और जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ये अभी खत्म नहीं होने वाला। ये सिलसिला तब और बढ़ेगा जब उम्मीदवारों की घोषणा दिल्ली से हो जाएगी। विधानसभा चुनावों में सर एक चीज और देखने को मिली कि आप अगर कांग्रेस के टिकट वितरण पर नजर डालें तो बड़े नेता थे, नेताओं के रेफरेंस वाले भी लोग थे, लेकिन एक बड़ा धड़ा वो भी था जो युवा था। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया गया, मतलब, और जो अब मंत्रिमंडल है उसमें कितने युवा चेहरे हैं। तो कांग्रेस मतलब 100% नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी स्तर पर तो जाकर एक समर्पित कार्यकर्ता को मौका मिलने का चांस हो। भारतीय जनता पार्टी में वो मौके पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। अब ये तो धैर्यवर्धन जी जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता का धैर्य है, अन्यथा अंदर इनके जो मनोभाव होंगे वो बड़े तकलीफदेह होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता वोटर को घर से निकाल के बूथ तक ले जाता है, अगर उसको लग रहा है कि सत्ता में उसकी भागीदारी नगण्य है, तो फिर वो काम क्यों करेगा? वही दिक्कत आने वाली है अगले चुनाव में। बीजेपी ने अगर निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट कम दिए, परिवार या नेताओं से जुड़े लोगों को टिकट ज्यादा दिए, तो यह बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि सत्ता से बाहर है प्रदेश में, कार्यकर्ता की एक लालसा होती है अगर आप लेके चलें कि हमारा कोई दूसरा काम हो जाएगा, टिकट नहीं मिला तो। अब सत्ता में आप हैं नहीं प्रदेश की, वो आपकी इच्छा पूर्ति होगी नहीं। जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी और टिकट आपको मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? घर बैठ जाओगे। घर बैठने से परसेंटेज ऑफ वोट जो पार्टी का है वो कम हो जाएगा, और वही अंतर चुनाव में दिक्कत खड़ी कर देगा। धैर्यवर्धन जी, एक बात बताइए कि आखिर क्यों नेता, एक व्यक्ति जो 4, 5, 6, 7 बार विधायक रह लिया है, राज्यसभा का सांसद रह लिया है, कई कर्मठ कार्यकर्ता उनके
आसपास होते हैं। पार्टी जीतना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि किसी नेता ने आगे बढ़कर चलिए आपके यहाँ आप चाल चरित्र चेहरे की एक चेहरा, एक व्यक्ति की चाल और एक व्यक्ति का ऐसा चरित्र दिखा दो कि जिसने आगे बढ़कर कहा हो कि भाई हमने 5 बार जीत लिया, अब इस फलाने कर्मठ कार्यकर्ता को, हमारे यहाँ से जिला अध्यक्ष को, संगठन मंत्री को, महामंत्री को, तमाम सारी उपाधियां लिए जो घूमते रहते हैं, गाड़ियों में झंडे लगाए, डंडे उठा के चलते हैं, दरी बिछाते हैं। आपके जैसे, बड़ा प्रश्न है आपके लिए कि आपके जैसा कर्मठ कार्यकर्ता ठीक है धैर्य धरे बैठा रहेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा तो जो लोग आपके आजू बाजू हैं, जो आपसे उम्मीदें लगाए खड़े रहते हैं, क्या उनकी उम्मीदों के साथ आपके जैसा कर्मठ कार्यकर्ता न्याय कर पाएगा? यहाँ आप सिर्फ एक मानक स्थिति में हैं। मतलब मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि क्यों आखिर पार्टी सर्वे और रायशुमारी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती है। 16 सीटें खतरे में हैं, ये संघ का सर्वे है, तो क्या 16 लोगों की जगह अन्य नाम भी आए होंगे, वो सब क्या परिवार से जुड़े हैं? क्या मौका देगी? पिछली बार तो आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, नतीजा देख लिया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख का समय तो है नहीं। सभी राजनीतिक दल, एक इसका है मोदी योग है जी, सुनिए मेरी बात, सभी राजनीतिक दल दूसरे पे उंगली उठाते हैं पर करते वही हैं। जयवर्धन सिंह क्या परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? ये तो है वंशवाद का, ये तो उदाहरण नहीं है। आप समझ सारे लोग वही कहते हैं, जहां अवसर मिलता है सब नेता। अच्छा एक बात बताइए, पार्टी विद डिफरेंस किसने बोला था? पार्टी विद डिफरेंस निश्चित तौर पे हमारा नारा है, हमारा प्रयास भी रहता है, हमारा प्रयास भी रहता है कि कांग्रेस की तुलना में या अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में हम थोड़े ठीक रहें, सैद्धांतिक तौर पर बेहतर रहें। पर मैंने पता नहीं कि नेता को जहां अवसर मिलता है वो अपने पुत्र को स्थापित करने का प्रयास करता है। ये अनेकों बार वर्षों से हम देखने में हमें मिला है। पर वहां पर दावेदार उनका पुत्र भी हो सकता है और अन्य 2 लोग और हैं, 3 लोग आप। अच्छा एक मुझे एक ऐसा उदाहरण कांग्रेस में बता दीजिए कि जिसमें दावेदारी हुई हो किसी नेता पुत्र की या उसके परिवार की और वहां विरोध हुआ हो मुखर, एक बताओ। अगर स्वीकारोक्ति है, अगर आपका ग्लैमर है, इतना प्रभाव है कि जनता कहने लगे कि नहीं हमें तो महारानी साहिबा को यहां से लाइए, इस टाइप की आवाजें अगर आने लगे, भाई काम तो कार्यकर्ता कर रहे हैं, कार्यकर्ता मांग रहा है तो ठीक है। यहां आप जिसको ला रहे हैं वहां कार्यकर्ता मना कर रहा है कि नहीं हमें नहीं चाहिए। देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा, अनेक लोग अवसरों का लाभ लेते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रश्न का क्या जवाब वो अनुकंपा नियुक्ति से राजनीति में नहीं आए? एक प्रश्न का जवाब मेरा ये नहीं, अनुकंपा नियुक्ति से आए, अगली बार हटा देते आप नियुक्ति से। वोटिंग तो 5 साल में हर बार हो रही है, में तो लगातार कमी आई रही उनके भी। जी अंतर तो आ ही रहा है, हरा दीजिए, कोई समस्या थोड़ी। बाकी दिग्विजय सिंह जी तो चलो बात भी कर रहे हैं कि मैं इंदौर भोपाल से लड़ लूंगा, वो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात ही नहीं होती उनकी। क्या वो अपने बल पे कभी मुरैना जिता पाए, कभी आपके 16 नेता ऐसा कंफर्ट जोन से बाहर घूम रहे हैं कि पूरे में देखते रह रहे हैं कि रंगोलाल कहाँ लगा, कोई खजराहो जा रहा है, कोई इधर उधर। मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या कर्मठ कार्यकर्ता को मौका दे पाएगी आपकी पार्टी? अनेक अवसरों पे ऐसे लोगों का भी चयन होता है। भोपाल के सांसद आलोक संजर, वर्तमान सांसद आलोक संजर जी भी इसी का उदाहरण। वो तो सबको मालूम है कि कहां से छींका टूटा। बाकी काजल की कोठरी है राजनीति। मेरे को नहीं, अच्छा तो ठीक है, फिर आप संन्यास ले लीजिए सलाह। अगर ऐसे इतना काजल आपको लग रहा है, वैसे काजल नजर न लगने काम में आ जाएगा तो ठीक है, जो कोठरी है जिनको टिकट मिल जाए उनको लगा देना। समझ लेता हूँ भूपेंद्र जी आपसे, प्रत्याशी चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में पिछली बार कांग्रेस ने न सिर्फ सूची भारतीय जनता पार्टी से पहले जारी करी, सूचियों पे जो आपके सर्वे थे, सर्वे के आधार पर, रायशुमारी के आधार पर टिकट वितरण हुआ, बहुत ज्यादा हो हंगामा नहीं हुआ। तो जो आप चेहरा चुनेंगे वही मोहरा बनेगा, वही सामने वाले से लड़ेगा। तो अगर प्रत्याशी चयन आपका बेहतर होता है, अभी आपकी कवायदें शुरू हो गई, कमलनाथ जी 2-3 बार दिल्ली दौरा कर आए, आपको क्या लगता है कि इस बार फिर आप बेहतर प्रत्याशी प्रदेश को देंगे? देखिए, हमारी पार्टी पिछले जो है करीब समझ लीजिए कि 2 महीने से एक्सरसाइज कर रही है। हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग कमलनाथ जी ने ली है, सारे नेता उसमें बैठे हैं, सारे नेताओं की इंडिविजुअल राय भी ली गई है, सामूहिक राय भी ली गई है। जो परिस्थितियां उस चुनाव क्षेत्र में हैं उसकी भी समीक्षा की गई है कि हमें किस क्षेत्र में कम वोट क्यों मिले, ज़्यादा वोट क्यों मिले। हमें ज़्यादा वोट मिले तो हमने इसकी भी समीक्षा की है कि उसके कारण क्या है और क्या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम उसको फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। और दूसरी चीज़, जितनी शांति से और सद्भाव से हमारे टिकट विधानसभा में बटे थे, उतने ही बिना हो हल्ले के अभी लोकसभा में बढ़ जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धैर्यवर्धन जी जैसे जो योग्य लोग हैं,
इनको आज कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा अंतर है। हम लोग तो अभी सत्ता में एंट्री ले रहे हैं, हमारा नुकसान हुआ है तो हमारा 15 साल नुकसान हुआ तो हमारे समाज ने किया। इनके पास तो पावर थी और पावर में इन्होंने किसी का आदमी को पनपने नहीं दिया। आज पूरी की पूरी इनकी पीढ़ी सत्यानाश हो गई है और उस जनरेशन को इनने 15 साल में कुछ नहीं दिया। और आने वाले समय में और 5-10 साल का अगर संघर्ष हो गया तो बढ़ा जाएंगे ये सारे लोग। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उन्हें अपने जो है ये योग्य लोगों का किस तरह से डिप्लॉयमेंट करना है। आखिर ये जो भी जन नेता होता है, राजनीतिक हमदर्दी के लिए मैं बल्कि आपको साधुवाद देता हूं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, कि प्रत्याशी चयन बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कई बार देखने में आया है कि रायशुमारी हो रही है और लिस्ट पहले से तय है, तो रायशुमारी, सर्वे, राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं में ये भाव चला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है, तो वो एक नैराश्य पैदा करता है। वह नैराश्य वोटिंग परसेंटेज में कमी लाने का बड़ा कारण बनता है। इस बार ये जो फैक्टर जिस पार्टी में ज्यादा रहेगा उस पार्टी को नुकसान होना तय है। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन भाई, अगर हम देखें तो चुनाव में एक प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो लगभग फॉर्मेटिक तय है, चाहे सत्ता कांग्रेस हो या बीजेपी हो। चुनाव समितियों की बैठक प्रदेश स्तर पे होती हैं। नेता प्रदेश स्तर पे ये कहते हैं कि अब हमने सूची दिल्ली भेज दी है, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय करेंगे। ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि जो एक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा है, वो चाहता है कि उसे भी अवसर मिले। और जब कार्यकर्ता को अवसर नहीं मिलेगा तो ये तय मानिए, चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिस दल ने कार्यकर्ता की उपेक्षा की, ईमानदारी से मैं कहता हूं अगर 10% भी 20% भी टिकट ये बांट देते हैं तो कार्यकर्ता में संदेश चला जाता है कि फला व्यक्ति वो जमीनी कार्यकर्ता था, उसे टिकट दे दिया, तो वो जो आपकी 29 टिकट 28 टिकट है ना, उस पर वो एक भारी हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। आप मसलन अगर आप जाएं तो शिवपुर में एक सीताराम आदिवासी को टिकट दिया था बीजेपी ने, उसके पास मकान भी नहीं, झोपड़ी में रहता है। भले वो चुनाव की बात सामने आई कि वो झोपड़ी में रहता है, लोग चंदा करके मकान बनवा रहे हैं, लेकिन संदेश तो एक चला गया ना कि एक ऐसे व्यक्ति को भी दिया जिसके पास सोने के लिए घर नहीं था। तो ये संदेश देना राजनीति में बड़ी चीज हो गया। और जो पार्टी ये संदेश दे जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है कि जनता का एक ऐसा वोटर होता है जो फिक्स नहीं होता कि हम कहां वोट देंगे, वो अंत में निर्भर करता है। ठीक बात है। समय सीमा के चलते मैं चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो चेहरा है वही मोहरा बनेगा, वही शह देगा और वही मात भी खाएगा। तो चेहरे मोहरे का चयन जो पार्टियां ठीक कर लेंगी, जो बातें जनता के सामने करती हैं, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती हैं, जनता की पार्टी होने की बात करती हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करती हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने की बात करती हैं, जब तक वो एक प्रॉपर मैसेज जनता तक नहीं कन्वे करेंगी, कार्यकर्ता तक कन्वे नहीं करेंगी, तब तक भला नहीं होने वाला। इंडिया एजेंडा में इतने आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।